आर्टिकल 74 बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटी। हम लोग अब तक जितना पढ़े हैं उन सब का टर्निंग पॉइंट है। बोल रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। The president shall act according to the advice given। और तीसरा बोल रहा है the president may return the advice only once for reconsideration। किसका? ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन आता ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअली है क्या, जिसके बारे में बात चल रही है। ये एक ही आर्टिकल है, 3 हिस्सा में हम इसको समझा रहे हैं कि देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते हैं मंत्रिमंडल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मंत्रिमंडल। कि जैसे ही इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद एक रिजल्ट आता है जिसमें किसी एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, मिनिमम 273 सीट्स मिल गया, तो अब प्रेसिडेंट उस पार्टी को बोलेगा कि आप अपनी तरफ से एक आदमी को भेजिए जिसको हम अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अब प्राइम मिनिस्टर अकेला तो सारा काम कर नहीं सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी हेल्प के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करवाता है प्रेसिडेंट के जरिए, और इन लोगों को हम बोलते हैं मंत्री या मिनिस्टर्स। तो सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मिलकर जो ग्रुप बना रहा है, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट थोड़ा ये सुनो, बोलो। हाँ सर। गुड। तो अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम यह है कि ये प्रेसिडेंट की हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि प्रेसिडेंट अपना काम या तो खुद करेगा या अपने ऑफिसर सबऑर्डिनेट से करवाएगा। क्लियर? तो ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट उसकी हेल्प करेगा काम करने में और एडवाइस करेगा, मतलब प्रेसिडेंट को बताएगा, टाइम टू टाइम गाइड करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि प्रेसिडेंट उसी तरह से काम करेगा जो एडवाइस मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि प्रेसिडेंट अब बिल्कुल मजबूर होने वाला है। उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉलो करे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा उस चीज को। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर होता है अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री हो। और इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री है। यहाँ पे सरकार पार्लियामेंट में बनती है, इसीलिए पार्लियामेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसी के ऊपर सारा पावर चलाएगा। और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर प्रेसिडेंट को ये कहा जाए कि वो वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको कहेगा। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बगैर प्रेसिडेंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेसिडेंट की एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसा 2 केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शमशेर सिंह केस, रायजवाड़ा केस। रायजवाड़ा केस और एक है UN राव केस। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, बट ये 3 आपके एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये तीनों केस का जो कनेक्शन था वो किससे था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच के कनेक्शन से था। ठीक है, तो अब यहां से पता लगा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेगा तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अब तक जो आप पढ़ते आए थे कि प्रेसिडेंट माफ कर दे रहा है किसी को, ये प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से माफ नहीं कर रहा, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है, सर इसको माफ कर दिए। आपने पढ़ा था प्रेसिडेंट
ऑर्डिनेंस इशू कर दे रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा है कि सर ऑर्डिनेंस इशू कीजिए तो कर रहा है। वो मनी बिल पे अप्रूवल दे रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा है कि सर आप इसको परमिशन दीजिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कर रहा है। इन शॉर्ट, जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मजबूर दिख रहा है इन द हैंड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एम आई क्लियर? हाँ सर। ओके। हाँ सर। इसके बाद आखिरी बात ये कही गई है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को रिटर्न कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कि उसको दोबारा सोचिए। मतलब मान लो कि आपने एक ओपिनियन दिया और मेरे हिसाब से उस ओपिनियन में कुछ बेटरमेंट किया जा सकता है, या इस ओपिनियन का कुछ कॉन्सिक्वेंस बुरा भी हो सकता है, तो हम आपको वक्त रहते इस बात को के लिए आगाह कर रहे हैं कि देखिए इस चीज पे सोचिए, ये भी हो सकता है। इसी सोचने को हम बोलते हैं रिकंसिडरेशन। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे है कि उस बात को कंसिडर करे ना करे, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा उसको बोल रहा है तो प्रेसिडेंट को वही काम करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला है। मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं और उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। देखो एक चीज पहले इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्ट्रक्चर को। बोला गया है इसके क्लॉज 1 में, हम क्लॉज 1 नहीं लिख रहे हैं, आप लोग मोबाइल से पढ़ लेना। अगर मोबाइल में आपका आर्टिकल ओपन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आर्टिकल 75 आराम से पढ़ना मिल जाएगा। हम एक एक करके क्लॉज वाइज बोल रहे हैं। बोला गया द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि जब सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रेसिडेंट ने मेजोरिटी पार्टी को ऑफर किया कि आप अपनी तरफ से एक बंदा भेजिए, हम उसको अपॉइंट करेंगे एज द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ से इंटरेस्टिंगली तुम लोग के साथ ट्विस्ट क्या करेगा कि पूछेगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, तो उसका इलेक्शन कभी नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सबका भी अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइम मिनिस्टर का विल। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेगा उसको मिनिस्टर बनवा देगा, जिसको चाहेगा जब चाहेगा मिनिस्टर से हटवा देगा थ्रू द प्रेसिडेंट, क्योंकि पीएम का अपॉइंटमेंट होगा बाय द प्रेसिडेंट। और फिर इसी प्रेसिडेंट के जरिए पीएम क्या करेगा, अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करवाएगा। अब आपको देखने में क्या मिलेगा कि नीचे में मिनिस्टर्स है, ऊपर में प्राइम मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक पिरामिड की तरह बनेगा। अभी इस पिरामिड के टॉप में बैठा हुआ आदमी का नाम है प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन हो गया? पीएम हो। पीएम हो गया। गुड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हु इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हु लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हु फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबका आंसर एक ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? अब होगा क्या ये थोड़ा सा देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर कितने कैटेगरीज के होते हैं? देखिए नंबर 1 टॉप में होगा कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर 2 होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नंबर 3 होगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, ये मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स होता है। जनरली
जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और पार्टी में बड़े नाम होते हैं, उन लोगों को कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर दिया जाता है। जैसे हेल्थ हुआ, एविएशन हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब बहुत पावरफुल पोर्टफोलियोज है। पोर्टफोलियो का मतलब समझ लो कि आप डिपार्टमेंट से, तो इनके जो इंचार्ज होंगे वो जनरली कैबिनेट मिनिस्टर होगा या कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा। मिनिस्ट्री में सबसे पावरफुल रैंक कैबिनेट का है। उसके बाद और एक तरह का मिनिस्टर होगा जिसको हम बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये किसी स्टेट का मिनिस्टर नहीं है, ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरह के होंगे, विद डिपेंडेंट चार्ज और विद इंडिपेंडेंट चार्ज। डिपेंडेंट चार्ज और इंडिपेंडेंट चार्ज। डिपेंडेंट चार्ज का मतलब कि एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा उस पोर्टफोलियो का हेड, और आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पे उसके सबऑर्डिनेट का काम दिया गया है। मतलब आप फुल्ली फैसला नहीं ले पाएंगे, आपको अपने फैसले को रेटिफाई कराना पड़ेगा बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन अगर वहीं आपको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया है, आप स्टिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कोई भी रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप रैंक में भले कैबिनेट वाले से छोटा है, लेकिन काम बिल्कुल कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की तरह करेंगे। और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। ये सिर्फ काम क्या करेगा, जो ऊपर में दो मिनिस्टर्स हैं उनको हेल्प करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? सर डिपेंडेंट चार्ज एक और बार बताइए। फिर से बोलो मैम। डिपेंडेंट चार्ज। अच्छा, डिपेंडेंट चार्ज समझो, निर्मला सीतारमन का एग्जांपल दिखाते हैं आपको। निर्मला सीतारमन इज द मिनिस्टर इन चार्ज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अनुराग ठाकुर बार बार आपको निर्मला सीतारमन के साथ दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुराग ठाकुर या तो निर्मला सीतारमन के बराबर का मिनिस्टर है या फिर उससे ओहदे में थोड़ा सा छोटा है रैंक में। तो हम लोग जब उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम लोग को मालूम होता है कि अनुराग ठाकुर जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विथ डिपेंडेंट चार्ज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब अगर अनुराग ठाकुर को कोई फैसला लेना है तो वो निर्मला सीतारमन को बोलेगा कि मैम हमको ये डिसीजन लेना चाहते हैं, सही है या नहीं है। निर्मला सीतारमन जाके बोले कि हाँ ये ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया डिपेंडेंट चार्ज। आप किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? ओके सर। ना, इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर उस डिपार्टमेंट में कोई और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। मतलब आप फ्रीली काम करेंगे। आप कैबिनेट मिनिस्टर है नहीं, लेकिन आप काम करें कैबिनेट मिनिस्टर का। फर्ज करो कि आप एक आपके पेरेंट्स घर में नहीं है और मान लो कि वहां पे कोई डिसीजन लेना है, तो आपके पास उतना राइट थोड़ी है जो आपके फादर के पास राइट था। लेकिन इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, बिल्कुल फ्रीली काम करें। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ काम करें। लेकिन अगर वही फादर घर में होते तब क्या करते? तब आप डिपेंडेंट चार्ज के साथ काम करते कि आपको जो भी करना है आप फादर को या मदर को बोलते। वो अगर बोलते हो कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो आप अपनी जिंदगी जी लेते। समझ में आया? यस सर। ओके। हाँ सर। अगला देखो यहाँ पर कि ये जो भी मिनिस्टर्स है ना, ये सारे का कलेक्टिवली जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी एक रैंक के मिनिस्टर का नहीं है, सबका है। अब ये रैंकिंग का एडवांटेज क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा दे आर द रियल पॉलिसी मेकर्स। सरकार का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो असल पावर एंजॉय करता है वो है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर। इसलिए आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया। कैबिनेट का मतलब एक पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउएवर दे आर द मेन पार्ट। यही असल सरकार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार है, अगर उसके भी इंटीरियर में जाके समझना है तो असल सरकार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं वो। अगला बोला गया क्लॉज 1A में कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। तो मेरा तरीका ये है कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत सारा अमेंडमेंट याद करेंगे। ठीक है, रट्टा नहीं मानेंगे कि अमेंडमेंट का टेबल लेके बैठ गए और उसको याद करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ये हुआ था कि ये जो प्रोविजन है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड हुआ था, और ये वाला प्रोविजन 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड हुआ था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस वाले मैटर।
क्लियर हो गया ये चीज? अब यहाँ पे बात करते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें बोला गया कि द मैक्सिमम strength of council of ministers shall not exceed shall not exceed 15% of the strength of लोक सभा। इससे ये पता लगा कि अगर आप 543 सीट्स देख रहे हैं राज्यसभा में, तो उसका 15% अप्रोक्सीमेटली 75 या 76 के करीब होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो मिनिस्टर बन सकते हैं सारे कैटेगरीज को मिलाकर, हो सकता है मोदी जी बोले कि सारे लोग जो है वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहेंगे, हो सकता है वो बोले कि नहीं सिर्फ हम ही कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहेंगे, बाकी सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी को जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा काम निकाल सकते हैं, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो सारे लोग हैं इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिनिमम नहीं रख सकते हैं, आप 10 रखिए, 20 रखिए, 25 रखिए, ज्यादा से ज्यादा 75 रख सकते हैं। ये जो भी फिगर होगा 50% का मतलब आप वही रख सकते हैं। क्लॉज 1B में बोला गया है, ये है आपका 75 1A। क्लॉज 1B में बोला गया है कि अगर कोई आदमी जो मिनिस्टर है फॉर एनी रीजन अगर अपनी मेंबरशिप को खो देता है, अगर अपनी मेंबरशिप को खो देता है, तो वो आदमी एट द सेम टाइम अपने मिनिस्ट्री को भी खो देगा। इसको ऐसा समझो कि आप एक क्लब के मेंबर हैं, अगर क्लब 5-6 फैसिलिटी दे रहा है, कोई एक फैसिलिटी आप छोड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको क्लब छोड़ के जाना पड़ेगा, आप फिर भी क्लब के मेंबर रहेंगे। लेकिन अगर आप क्लब का मेंबरशिप ही छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली कोई भी बेनिफिट आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर कोई आदमी हाउस का मेंबरशिप ही छोड़ दे रहा है या उससे मेंबरशिप छीन लिया जा रहा है, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में बोला गया है, इंडिविजुअली एवरी मिनिस्टर shall hold office during the pleasure of the president। अब यहाँ पे जो आता ना, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का मतलब है कि मेरी मर्जी के ऊपर। जैसे कि अगर आप सर्विस में कर रहे हो तो कोई भी आपको बोल देगा कल से काम पे मत आना, तो ऐसा नहीं है कि आप कल से नहीं जाओगे, आपकी सर्विस है, अगर आपने गलती नहीं करी है, जुडिशियल आप पे एक्शन नहीं लिया गया है, तो कोई आपको जॉब से निकाल नहीं सकता। एक MP अगर वो कोई गलती नहीं कर रहा है तो 5 साल से पहले उसको कोई हटा नहीं सकता उसको पोस्ट से। तो इसके लिए टाइम बाउंड है कि हम आए हैं तो इतने दिन रहेंगे, लेकिन मिनिस्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्टर तो बोला गया कि आप कभी भी मिनिस्ट्री से हटाए जा सकते हैं। शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेगा। देखिए, आपको मिनिस्टर बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, तो आपको मिनिस्ट्री से हटाया भी जाएगा प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और ये हटाने के लिए कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट को रात को प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को फोन कर दिया, बोला सर इसको हटा दीजिए, आदमी मेरे काम का नहीं है, और प्रेसिडेंट ने आपको सुबह सवेरे मिनिस्ट्री से हटा दिया, मतलब आप फकीर आदमी बने रहिएगा, झोला उठाइएगा, चल दीजिएगा। यही मतलब है प्रेसिडेंट के प्लेजर का, कि कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, जब बोला तभी से कहानी खत्म। ऐसे 3 लोग हैं जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। एक तो आप अभी आप देख रहे हैं, दूसरा गवर्नर ऑफ स्टेट्स है। गवर्नर का 5 साल का टर्म जरूर होता है, लेकिन कभी भी उसके टर्म को खत्म कराया जा सकता है। और एक आदमी इसी तरह का है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। और इन्हीं दोनों पे ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर, कि वो कौन सा आदमी है जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ड्यूरेशन में अपने ऑफिस को होल्ड करता है। नंबर 1 गवर्नर, नंबर 2 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, एंड नंबर 3 इंडिविजुअली, अकेला अकेला हर एक मिनिस्टर, एक साथ नहीं, कलेक्टिवली की बात नहीं आ रही है, इंडिविजुअली की आ रही है।
आर्टिकल 75 क्लॉज 3 बोला गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall collectively be responsible to the लोक सभा। देखो रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है एंसरेबल होना। कि अगर आप मिनिस्टर हो गए हैं, ठीक है, अगर आप मिनिस्टर हो गए और आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत पावर है, तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये पावर इतना ही नहीं है कि आप जो मन में है वो कर सकते हैं। आपको पार्लियामेंट में जाकर जवाबदेही होना पड़ेगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है इसलिए कि इंडियन सिटीजन जान पाए कि उनके जरिए इलेक्ट किया गया जो मेंबर है, जिसको मिनिस्टर बनाया गया, वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना पैसा उड़ा रहा है, कितना नहीं उड़ा रहा है। देखिए अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। कल की न्यूज है कि रेलवे ने लॉकडाउन से लेके अभी तक, ठीक है, सीनियर सिटीजन के कंसेशन को जो बंद किया है, उस कंसेशन को बंद करके 2200 करोड़ रुपया अर्न किया है। थोड़ा दिन पहले की बात थी, मार्च 31 तारीख तक ये आधार लिंक हो रहा है पैन से 1000 रुपया फाइन के साथ। उसके जरिए गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ रुपया का फंड जमा कर लिया है। सरकार कभी बताएगी कि हम इतना फंड जमा कर रहे हैं और ये मेरा अचीवमेंट है? कि एक्चुअली वो आपके बेनिफिट को काट रही है। सरकारें बेनिफिट देती हैं। अभी आज ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसमें दुनिया भर का बेनिफिट दिया है केरला के लिए। बीजेपी ने भी दिया होगा, हम देखे नहीं इसलिए बोल नहीं पाए। तो अगर कोई बेनिफिट दे रहा है और उस बेनिफिट को कोई काट रहा है तो पब्लिक तो उसको बुरा समझेगा ना भाई। फालतू कामों के लिए आप पैसा लगा रहे हो और सीनियर सिटीजन का कोटा को काट दे रहे हैं, या स्टूडेंट्स का कोटा काट रहे हैं, या इस तरह का टैक्स बढ़ा रहे हैं, या सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं, तो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, सो दैट पब्लिक को फेथ आए कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। अब ये सरकार कभी भी खुद से नहीं बताएगी, तो इसके लिए ऑपोजिशन का ये जिम्मेदारी है ऑपोजिशन की कि वो क्वेश्चन करे और लोगों के सामने क्वेश्चन की शक्ल में मिनिस्टर का जवाब पूछे कि आप जवाब दीजिए। अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं है तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि अगली बार क्या होगा। और ये सारा खेल कहाँ होगा? लोकसभा में। इसका ये मतलब नहीं है कि मिनिस्टर राज्यसभा में जवाब नहीं देगा। मिनिस्टर कहीं भी होगा उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि इफ पीएम रिजाइंस, अगर पीएम ने रिजाइन किया, इसका मतलब है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब होता है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगा। और इसी चीज को बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कहां पर है? लोकसभा में। इससे एक चीज और पता लगा कि मैटर रिलेटेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट is always introduced in the, और यही वजह है कि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, कट मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फ्लोर टेस्ट लोकसभा में होता है, और इस तरह की और भी चीजें जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको हम लोग लोकसभा में ही इनिशिएट होता पाते हैं। क्लॉज 4 में बोला गया है ओथ ऑफ द मिनिस्टर लेना पड़ेगा कि आप सिक्रेसी मेंटेन करेंगे। आपके ऑफिस में पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी को आप बाहर जाकर लीक नहीं करेंगे। अगर कोई भी मिनिस्टर ऐसा ओथ नहीं लेता है तो उसको अपने ऑफिस में एंटर करने का परमिशन नहीं मिलेगा। और ये ओथ एडमिनिस्टर कौन करेगा? ये ओथ एडमिनिस्टर करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कोई ऐसा आदमी जिसको प्रेसिडेंट इस काम के लिए अपॉइंट किया रहा है। क्लॉज 5 में बोला गया है कि अगर कोई आदमी मिनिस्टर बन गया है लेकिन वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं बन पाया, जैसे कि ममता बनर्जी का लास्ट इलेक्शन में आप देखे होंगे, ममता बनर्जी हार गई थी और इसके बावजूद वो सीएम बन गई थी। तो मिनिस्टर ही है, सीएम एक तरह का मिनिस्टर है। तो उस केस में
उस केस के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि अगर कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन गया है और इलेक्शन वो जीता नहीं है या किसी वजह से उसके पास मेंबरशिप नहीं है, तो उस केस में वो आदमी सिर्फ 6 महीने तक ही मिनिस्टर रह पाएगा। 6 महीने के अंदर अगर वो मेंबरशिप हासिल कर लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, उसका मिनिस्ट्री बच जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर वो मेंबरशिप नहीं ले पाता है, किसी भी तरह से मेंबरशिप नहीं ले पाता है, तो उसकी मिनिस्ट्री भी जाएगी और वो मेंबर तो वैसे भी नहीं था, बाहर चला जाएगा। और आखिरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मिनिस्टर्स की सैलरी को बढ़ाने या उसमें कोई भी चेंज करने का सवाल उठता है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का राइट है, डिसाइड करेगा कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, नहीं होगा।